अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैदान मुस्तफ़ा ऑफिशियल और उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। बिना टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं अपनी अगली वीडियो नावल जन्नत के पत्ते अस निमरा अहमद की जानिब। हमारी लास्ट लाइन ये थी, कमरे में परफ्यूम की खुशबू फैली थी। खुशबू परफ्यूम के बेहद कीमती होने की चुगली खा रही थी। उसने ड्रेसिंग टेबल पे रखी नाजुक शीशियों को देखा, एक से एक महंगा परफ्यूम इधर रखा था। और अब चलते हैं हम अपनी अगली वीडियो नावल जन्नत के पत्ते अस निमरा अहमद से। वो इधर उधर कमरे में टहलती हर शय का जायजा लेते हुए अलमारियों की तरफ आई। एक एक करके उसने पांचों पेट खोलने की कोशिश की। पहले चार लॉकर थे, आखिरी खुला था। उसने पेट खोला तो अंदर बहुत से कीमती नफीस थ्री पीस सूट हैंगर्स में लटके थे। निचले खाने में एक ब्रीफकेस रखा था। उसने एहतियात से ब्रीफकेस उठाया और बेड पे बैठी। ब्रीफकेस लॉक नहीं था। हया ने इसे खोला, अंदर चंद फाइल्स रखी थीं और ऊपर एक नोट पैड पे स्याह रोशनी से तुर्की में कुछ नाम फ़रिश्त की सूरत में लिखे थे। वो फ़रिश्त उठाकर पढ़ने लगी, तभी ब्रीफकेस में से पिप की आवाज़ आने लगी। वो चूँकि अंदर कुछ बज रहा था, उसने घबराकर जल्दी से कागज़ अंदर डाला तो अंगूठे पे एक हर्फ की स्याही रोशनाई लग गई। बहुत तेज़ी से ब्रीफकेस को वापस रखकर बिस्तर की चादर की शिकन दुरुस्त करती वो बाहर निकल आई। कमरा ला करके जब वो ज़ीने उतर रही थी तो लाउंज का फ़ोन बज रहा था। वो तकरीबन भागती हुई नीचे आई और फ़ोन उठाया। हेलो? जवाबन लम्हे भर को खामोशी छाई रही। फिर एयरपीस में से अब्दुर्रहमान की आवाज़ गूंजी। आयशे किधर है? वो दोनों किसी के घर गई हैं। वो ज़रा संभल कर बोली। आप क्यों पूछ रहे हैं? चंद लम्हे के लिए वो खामोश रहा, फिर बोला तो उसकी आवाज़ बेहद सर्द थी। आइंदा अगर आप मेरे कमरे में गईं या मेरे ब्रीफकेस को खोलने की कोशिश की तो अपने पैरों पे घर नहीं जा सकेंगी, समझी? बहुत ज़ब्त से बोला था। हया के कदमों तले से ज़मीन सरक गई। उसने घबराकर रिसीवर ट्रिगर पे डाल दिया, फिर अंगूठे पे लगी स्याही के धब्बे को कपड़े से रगड़ कर गोया सबूत मिटाने की कोशिश की। अब्दुर्रहमान को कैसे इल्म हुआ कि उसका दिमाग कुछ भी समझने से कासिर था? अलबत्ता इसके अंदर कोई इसे कह रहा था कि अब इसे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन कसरी ब्यूक अदा और इन बहनों की कशिश वो अजीब मखमसे में पड़ गई। ये अदा चाय के खेत हैं। अगले रोज़ आयशे ने उसे अपनी एक अजीज़ा कुबरा खानम का लहलहाता हुआ खेत दिखाते हुए बताया था। अदा चाय क्या होती है? उसने पौधे के तुर्की नाम का मतलब पूछा। अदा यानी जज़ीरा और चाय यानी टी। ओह अच्छा, हम भी तो टी को चाय ही कहते हैं। वो धीरे से हंस दी। कुबरी खानम एक मोमर खातून थी। इनकी फसल तैयार थी मगर इनके पास कोई हेल्पर न था जो इनके साथ फसल चुनता। सो ऐशे के कहने पे हया ने लकड़ियां काटने के बजाय कुबरा खानम के साथ अदा चाय के पत्ते चुनने शुरू कर दिए। चमकते सूरज और ठंडी हवा के इम्तिजाज में काम करना मुशक्कत तलब था, मगर वो इस फितरत के करीब माहौल में खुश थी। कुबरा खानम से वो छोटी-छोटी बातें पूछती रहती और जो बातें वो अब्दुर्रहमान पाशा के बारे में कर जाती, वो उन्हें ज़हन में महफूज़ करती जाती। उसे होटल ग्रैंड के मामलात में दिलचस्पी होने लगी थी। वो अब तन्हा कहीं आती-जाती नहीं थी, वरना कई दफ़ा एसकेजी होटल ग्रैंड का चक्कर लगाने को चाहा था। वापस जाने का इरादा उसने फ़िलहाल मुलतवी कर दिया था। इसकी छठी हिस्स कहती थी कि ब्योक अदा में कुछ है, कुछ ऐसा जिसे अगर मालूम हो गया तो उसके पास एक कीमती हथियार आ जाएगा, जो मुस्तकबिल में इसके काम आ सकता है। शाम में वो तीनों साहिल किनारे चटाई पे बैठी थीं। आयशे को आज 2 सीप मिले थे। सुबह इन्हें खुल रही थी। हया बड़े सीप नहीं चुनती थी, बल्कि बादाम की साइज़ की सीपों के खाली खोल रेत से उठा लेती और अब इन्हीं के ढेर को लिए वो एक माला में परो रही थी। साथ ही बहारें अपने पज़ल बॉक्स के स्लाइड्स को ऊपर नीचे कर रही थी। हया, मैं इसे कभी नहीं खोल पाऊंगी। इसका लहजा मायूस कुन था। हया ने नन्हे खोल को सुई में परोते सर उठाकर इसका उदास चेहरा देखा, फिर गर्दन आगे झुकाकर इस पे लिखी नज़म को पढ़ा। ये बहुत आसान है बहारें, ठहरो, मैं तुम्हें एक हिंट देती हूँ। उसने दोबारा से वो नज़म पढ़ी, फिर समझकर बोली, ये एक सफ़ेद छोटी सी आँख है जो चांदी के संदूक में बंद होती है और वो संदूक नमकीन गहराई में रखा होता है। बहारे वो कौन सी गहराई है जो नमकीन होती है? बहारे जुदा नजरों से पजल बॉक्स को देख रही थी, एकदम चौंकी।
مرمرا سمندر نمکین پانی۔ عائشہ نے مسکرا کر ان کو دیکھتے ہوئے چورا اپنے سیپ کے ایک طرف رکھا۔ ہاں تو بہارے وہ کیا چیز ہے جو پانی کے اندر ایک صندوق میں ریت کے ذرے سے بنتی ہے؟ حیا وہ مٹی کے ذرے سے بنتا ہے، اور اس صندوق کا جب قتل کیا جاتا ہے تو چھرا گھونپ کر قتل۔ وہ جوش بے ربط جملے بولتی عائشہ کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جو ایک چاندی سے چمکتے سیپ میں چھرا چلا رہی تھی۔ سیپ کا خول چٹخا۔ عائشہ نے کتاب کی طرح اسے کھولا۔ اندر دم توڑتے جانور پہ ایک سفید موتی جگمگا رہا تھا۔ موتی پر پورے 5 حروف۔ بارے خوشی سے چلائی اور پھر جلدی جلدی ڈبے کے کوٹ بار کی سلائڈز اوپر نیچے کرنے لگے۔ وہ اب اس پہ پیر لکھ رہی تھی۔ حیا اور عائشہ بے اختیار اپنا کام چھوڑ کر آگے ہو کر اسے دیکھنے لگیں۔ جیسے ہی بارے آخری حرف ایل سامنے لائے، کلک کی آواز کے ساتھ باکس کے سائڈ سے دروازہ بہر کو کھلا۔ حیا کی توقع کے برعکس وہ باکس اوپر ڈھکن کی بجائے سائڈ کی دراز سے کھلتا تھا۔ دراز میں سے مخملیں کپڑا بچھا تھا اور اس پہ ایک نازک سا نیکلس رکھا تھا۔ نیکلس دراصل پلاٹینیم کی زنجیر تھی جس پر ہر دو کڑیاں چھوڑ کر ننھے ننھے ہیرے لٹک رہے تھے۔ زنجیر کے بالکل وسط میں ہیرے کے بجائے 3 کڑیاں لٹکتی تھیں جن کے آخر صرف ایک سفید موتی پرویا ہوا تھا۔ وہ تینوں مبہوت سی اس بیش قیمت جگمگاتے ہوئے نیکلس کو دیکھ رہی تھی۔ بہارے یہ تو وہی موتی ہیں جو تمہاری سیپ سے نکلا تھا، جو تم نے عبد الرحمن کو دے دیا تھا۔ عائشہ شدت سے اس موتی کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، ہاں یہ تو وہی ہے، عبد الرحمن نے وہ مجھے گفٹ کر دیا، اور وہ بھی اتنے خوبصورت انداز میں۔ میں بس اتنا ہی کہہ سکی، اسے اس تحفے اور اس تحفے کو دینے کے انداز نے بہت متاثر کیا تھا۔ بہارے نے اپنی ننھی انگلیوں سے نیکلس اٹھایا اور گردن سے لگایا، پھر چہرہ اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا۔ یہ کیسا لگ رہا ہے؟ اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ بہت پیارا۔ اور ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو ناول جنت کے پتے از نیمرا احمد سے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔